नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जितना भावुक है उतना ही प्रेरणादायक भी। सोचिए, क्या एक इंसान का असीम दुख और निजी शोक साहित्य में पूरी की पूरी क्रांति ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक टूटे हुए दिल ने समाज की कड़वी सच्चाई को ऐसे शब्दों में पिरोया जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। जरा इन पंक्तियों की गहराई को महसूस कीजिए। एक भिक्षुक यानी एक भिखारी की भूख और उसकी बेबसी का ऐसा सजीव चित्रण ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर वो कौन इंसान था जिसने इस तरह के जीवन को इतनी करीब से देखा। कैसी परिस्थितियों ने उसके भीतर इतनी गहरी सहानुभूति पैदा की होगी। तो चलिए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं महान सूर्यकांत त्रिपाठी जी की। साल 1923 की बात है जब इन्होंने अपने लिए एक उपनाम चुना, निराला। अब निराला का मतलब ही होता है सबसे अलग या एकदम अद्वितीय। और सच कहूं तो यह महज एक नाम नहीं था, ये तो दुनिया की साधारण और रूढ़िवादी सोच से खुद को अलग करने का उनका एक खुला ऐलान था। इस एक्सप्लेनर में हम उनके इसी सफर को ट्रैक करेंगे, उनके अनोखे व्यक्तित्व और बहुभाषी जड़ों से लेकर उनकी जिंदगी की त्रासदियों, उनकी विद्रोही कविताओं, वंचितों और महिलाओं के लिए उनके संघर्ष और अंत में उनकी एक स्थायी विरासत तक की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके अनोखे व्यक्तित्व की, उन संस्कृतियों की जिन्होंने उनके शानदार बहुआयामी मस्तिष्क को गढ़ा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है। निराला जी का जन्म 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था, लेकिन उनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गढ़ाकोला से था। अब इसके चलते वो बंगाली, बैसवारी, संस्कृत और अंग्रेजी इन सब में एकदम पारंगत हो गए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस इंसान ने आगे चलकर हिंदी साहित्य की दिशा ही बदल दी, उसे हिंदी साहित्य की असली दुनिया से उनकी पत्नी मनोहरा देवी ने रूबरू कराया था। उन्होंने ही निराला जी को अवधी रामचरितमानस पढ़ना सिखाया था और बस यहीं से खड़ी बोली का वो जुनून शुरू हुआ। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं थी। अब हमें उस भयानक भट्ठी यानी उस त्रासदी को समझना होगा जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अगर हम उनके जीवन की इन घटनाओं को देखें तो समझ आएगा कि उन्होंने व्यक्तिगत दुखों का कितना भारी बोझ उठाया था। सोचिए, 1898 में सिर्फ 2 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया। फिर 1917 में उनके पिता चल बसे और 1918 की इन्फ्लुएंजा महामारी उसने तो जैसे कहर ही ढा दिया। उनकी पत्नी, भाई और भाभी सब उनसे छिन गए। अचानक से 6 बच्चों की जिम्मेदारी उनके अकेले के कंधों पर आ गई। और जैसे इतना दुख काफी नहीं था, 1935 में उनकी सबसे लाडली 19 साल की बेटी सरोज का भी निधन हो गया। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये कि इतने अथाह दुख ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि इसी भयानक पीड़ा से जन्म हुआ सरोज स्मृति का। इसे हिंदी साहित्य के सबसे बेहतरीन और सबसे मार्मिक शोक गीतों में गिना जाता है। इसमें एक पिता का ऐसा दर्द है जो अपनी बेटी में अपनी दिवंगत पत्नी की छवि देखता है। ये महज कुछ शब्द नहीं हैं, ये सीधे आत्मा को चीर देने वाली भावनाएं हैं। अब देखते हैं कि ये जो निजी संघर्ष था, इसने किस तरह कविता के कड़े नियमों के खिलाफ एक बड़े विद्रोह का रूप ले लिया। बात करते हैं काव्य की सीमाओं को तोड़ने की। उनके इस विद्रोह को समझने के लिए हमें पहले छायावाद को समझना होगा। ये 1918 से 1935 के बीच का वो दौर था जब कविताएं मुख्य रूप से व्यक्तिवाद, प्रकृति और कोमल भावनाओं पर केंद्रित हुआ करती थीं। निराला जी इस आंदोलन के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे, लेकिन वो बाकी सबसे बहुत अलग सोचते थे। उनका ये नवाचार कुछ इस तरह था। एक तरफ उनकी कविता है जूही की कली, जिसमें प्रकृति और कोमल प्रेम का बेहद सुंदर रोमांटिक चित्रण है। वहीं दूसरी तरफ बादल राग जैसी कविता है जो सीधे तौर पर शोषित मजदूर वर्ग और उनके दर्द की बात करती है। उन्होंने पारंपरिक तुकांत और मीटर की उन सीमाओं को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया जिसे वो प्रास का रजत पाश कहते थे। उन्होंने हिंदी को मुक्त छंद यानी फ्री वर्स का तोहफा दिया ताकि शब्द बिना किसी बंदिश के एक क्रांतिकारी तूफान की तरह बह सकें। और ये क्रांतिकारी सोच समाज के लिए भी थी। अब बात करते हैं वंचितों के समर्थन की और देखते हैं कि कैसे उनके अपने दुखों ने समाज के सबसे गरीब लोगों के लिए एक गहरी सहानुभूति पैदा की। उनकी बहुत ही मशहूर कविता है वो तोड़ती पत्थर। इसमें उन्होंने इलाहाबाद की चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ती एक मजदूर औरत का जो यथार्थवादी चित्र खींचा है ना, वो रोंगटे खड़े कर देता है।
उन्होंने उस औरत की हाड़ तोड़ मेहनत को ठीक सामने खड़े आलीशान महलों और विलासी अभिजात वर्ग के कॉन्ट्रास्ट में खड़ा कर दिया। ये कोई साधारण कविता नहीं थी। ये पूंजीवाद और वर्ग भेद से पैदा हुई असमानताओं पर एक बहुत ही सीधा और कड़वा प्रहार था। अब इस दिलचस्प तुलना को ही ले लीजिए। उनका एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है बिल्लेसुर बकरिहा। ये उपन्यास तो जाति और धर्म के सारे दमनकारी नियमों को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। इसमें एक ब्राह्मण हीरो है जो सारे कर्मकांड छोड़कर बकरियां चराता है और खेती करता है। ये कहानी झूठी आध्यात्मिकता और पाखंडी गुरुओं की पोल खोलती है। और तो और, जब एक देवता उस हीरो की बकरियों की रक्षा नहीं कर पाता तो वो हीरो सीधे उस देवता की मूर्ति पर ही टूट पड़ता है। ये समाज के खोखली मान्यताओं पर निराला का एकदम सीधा और साहसिक तमाचा था। नारी अधिकारों की वकालत, उनकी ये प्रोग्रेसिव सोच सिर्फ वर्ग या जाति तक ही नहीं रुकी, पितृसत्ता की दीवारों को तोड़ने के लिए भी वो उतने ही कमिटेड थे। निराला जी ने महिलाओं को कभी भी सिर्फ नाजुक या रहस्यमयी किरदारों की तरह नहीं देखा। उनके लिए वो सशक्त और जुझारू इंसान थी। उन्होंने बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का कड़ा विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह की खुलकर वकालत की। उन्होंने उन सभी पितृसत्तात्मक शास्त्रों और पुराने नियमों की तीखी आलोचना की जो महिलाओं को गुलाम बनाते थे। उनका साफ मानना था कि महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए और राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। उनकी कविता मुक्ति का ये हिस्सा देखिए। तोड़ो 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 कारा, निकलो फिर गंगा जलधारा। ये बस कुछ लाइनें नहीं हैं, ये महिलाओं के लिए एक सीधा कॉल टू एक्शन है। एक ऊर्जा से भरा संदेश कि समाज की दखियानूसी परंपराओं की जेल को तोड़ दो और एक आजाद पवित्र गंगा की तरह खुलकर बहो। अब आते हैं अपने आखिरी खंड पर, एक स्थायी विरासत। कला और संघर्ष से भरे इस शानदार सफर का अंत कैसे हुआ, आइए जानते हैं। अपने इन्हीं कामों की वजह से उन्हें महाप्राण यानी महान आत्मा का दर्जा मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका अपना जीवन भयानक आर्थिक तंगी में बीता था, लेकिन फिर भी उन्हें दान का मसीहा कहा जाता था। कड़कड़ाती ठंड में उन्होंने अपने खुद के कंबल तक भिखारियों को दे दिए थे। उनकी उदारता का कोई पैमाना नहीं था। 15 अक्टूबर 1961 को प्रयागराज में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज अगर आप गढ़ाकोला जाएंगे तो वहां का निराला स्मृति उद्यान आपको उनके इसी अदम्य साहस और त्याग की याद दिलाएगा। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अगर निराला जैसी महान रचनात्मक प्रतिभा उस दौर की भयंकर त्रासदियों और अन्यायों की भट्टी में तप कर निकली थी, तो आज के हमारे इस आधुनिक युग की जो चुनौतियां हैं वो हमारे भविष्य के साहित्य को कैसे आकार देंगी? क्या हमारे आज के संघर्ष भी हमारी पीढ़ी का कोई नया निराला गढ़ रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।